Hi friends, this is CA Rohit Fulwani. I'm back with Ind AS. Today I will be discussing about Ind AS 40 investment property. This video is for my clients and my other CA brothers. Investment property. दोस्तों ये investment property होता क्या है as per Ind AS? Investment property is a property held to earn rentals or for capital appreciation. दो चीज देखनी है आपको, एक या तो वो रेंटल्स के लिए है, क्या वो कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए। दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इट इज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अदरवाइज इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वो प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहा हूँ या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए यूज कर रहा हूँ या आई एम यूजिंग इट इन प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो वो ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में चला जाता है। तो अब वही है, देखो इंड एस प्रॉपर्टी, अब एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। एग्जांपल्स, फर्स्ट एग्जांपल देखो, लैंड और बिल्डिंग हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन। दो चीज देखनी है, कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए है कि रेंट के लिए। कैपिटल अप्रिसिएशन, अगर कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए तो यस इट विल बी क्लासिफाइड अंडर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। अब सेकंड आगे क्या बोल रहा है, रेदर देन फॉर शॉर्ट टर्म सेल इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसको यूज करना है या इट इज हेल्ड फॉर शॉर्ट टर्म सेल इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, देन इट विल नॉट बी क्लासिफाइड अंडर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, देन इट विल बी क्लासिफाइड अंडर इंड AS 2 इन्वेंट्रीज। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखो, लैंड और बिल्डिंग इज हेल्ड फॉर अ करंटली अनडिटरमाइंड फ्यूचर यूज। मुझे ही नहीं पता वो उसका यूज क्या होने वाला है, क्या मैं उसको बिजनेस के लिए यूज करूंगा, क्या मैं उसको मेरे को वो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए चाहिए, क्या वो मेरे को रेंटल्स के लिए चाहिए। तो अब ये केस में आपको वो प्रॉपर्टी को क्लासिफाई करना है एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब थर्ड और फोर्थ एग्जांपल सिमिलर है, अ बिल्डिंग ओन्ड बाय द एंटिटी एंड लीज्ड आउट अंडर वन और मोर ऑपरेटिंग लीज। बिल्डिंग इज ओन्ड बाय द एंटिटी, लेकिन वो ऑपरेटिंग लीज पे दे दिया है, तो अब वो उसका इंटेंशन क्या है, रेंटल्स लीज, तो यस इट इज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब फोर्थ एग्जांपल देखो, अ बिल्डिंग दैट इज वेकेंट, a building that is vacant but is held to be leased out under one or more operating lease. Today it is vacant but it is held to be leased out, then also it will be classified under investment properties. Now examples of items that are not investment property. फर्स्ट एग्जांपल, प्रॉपर्टी इंटेंडेड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब बताओ, मैंने दो कंडीशन क्या पढ़ी थी। फर्स्ट कंडीशन, वेदर इट इज हेल्ड फॉर अर्निंग रेंटल्स और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। ये तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो क्या है ये, प्रॉपर्टी इंटेंडेड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, देन इट विल बी कवर्ड अंडर इंड AS 2 इन्वेंटरीज, नॉट हियर। Property held for use in production or supply of goods and services or for use in administrative purposes. मेरे बिजनेस के लिए मैंने यूज किया, मैंने तो उसको रेंटल्स के लिए नहीं दिया, मेरे पास वो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए भी नहीं है, तो इट विल नॉट बी कवर्ड अंडर इंड AS 40, इट विल बी कवर्ड अंडर इंड AS 16, ठीक है। नाउ we'll see some of the issues and debates. अब क्या है, एक प्रॉपर्टी है फॉर एग्जांपल, उसमें 4 या 5 पोर्शन है, सम पोर्शन वी हैव हेल्ड फॉर आवर बिजनेस और बाकी पोर्शंस है जो हमने लीज पे दे दिया है, तो अब वो प्रॉपर्टी का क्या करना है, जस्ट थिंक। अब आपको ये देखना है, इफ दीज पोर्शंस कुड बी सोल्ड सेपरेटली, यस इफ दीज पोर्शंस कुड बी सोल्ड सेपरेटली देन एंटिटी शैल अकाउंट फॉर दोस पोर्शन सेपरेटली। आप उसको अलग से बेच सकते हो, उसकी पोर्शन को भी अकाउंट सेपरेटली करो फिर, ठीक है। इफ अब देखो, अभी इफ दी पोर्शंस कुड नॉट बी सोल्ड सेपरेटली, तो वो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी ओनली इफ एन इनसिग्निफिकेंट पोर्शन इज हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर मेरे पास एक पोर्शन है जो मैं बिजनेस के लिए यूज करता हूँ और बाकी मैं रेंट पे देता हूँ, तो वो देखना पड़ेगा जो वो पोर्शन है वो सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। अगर वो इनसिग्निफिकेंट है तो उसको इग्नोर कर लो और उसको फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही क्लासिफाई करो। अब दूसरा एग्जांपल देखो, अब मैं रेंटल्स के साथ मुझे
और मैं और एक सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, सिक्योरिटी और मेंटेनेंस सर्विसेज। अब मेरे को देखना है कि जो एंसिलरी सर्विसेज है whether it is significant or insignificant. If that is insignificant तो भूल जाओ, उसको इग्नोर करो, then it will be classified under investment property. If the ancillary services are significant तो आपको वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्लासीफाई नहीं करना है, तो आपको वो ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो जाएगी। जैसे थर्ड एग्जांपल देखो, इफ एन एंटिटी ओन्स एंड मैनेजेस अ होटल, इफ एन एंटिटी ओन्स एंड मैनेजेस अ होटल, तो वो केस में क्या दूसरी एंसिलरी सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है लेसर से, तो वो दूसरी सर्विसेज जो दी जाती है दैट मे बी सिग्निफिकेंट, hence it will not be classified as investment property and it will be classified as owner occupied property and it will be accounted as per Ind AS 16. okay, फोर्थ एग्जांपल, अब कई बार ऐसा होता है पेरेंट ही सब्सिडरी को रेंट पे दे देती है प्रॉपर्टी और लीज रेंटल्स मिलता जाता है। तो अब आपको दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो मोटिव चलो बोल देंगे कि रेंटल्स के लिए है, लेकिन जब कंसोलिडेट करोगे ना तो वो मोटिव रेंटल्स के लिए नहीं होता है, वो एक ही ग्रुप होता है, तो आपको तभी इंड AS 16 के हिसाब से करना पड़ेगा। और जब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखते हो तो ठीक है, आप क्लासिफाई कर सकते हो आप एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब रिकॉग्निशन, उसका कब रिकॉग्निशन होगा, when it is probable that future economic benefits that will flow to the entity and cost can be measured reliably, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब आप उसकी रिकॉग्निशन कर सकते हो। मेजरमेंट, इंड AS 40 क्या बोलता है, आपको इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे करना है, दैट इज सिमिलर टू इंड AS 16। इंड AS 16 भी यही बोलता है, लेकिन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में क्या बोलता है, वो बोलता है कॉस्ट मॉडल ही फॉलो करना है। इंड AS 40 बोलता है कॉस्ट मॉडल ही फॉलो करना है, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट लॉसेस। आपको इंड AS 16 देता है रीवैल्यू करने के लिए, यहाँ पे नहीं देता है, फेयर वैल्यू का ऑप्शन भी नहीं देता है। तो हाँ, फेयर वैल्यू का ऑप्शन जो डिस्क्लोज करना है आपको वो नोट्स में करना है, आप मेजरमेंट तो आपको कॉस्ट पे करना है। हम नोट्स में क्या डिस्क्लोज करना है मैं आपको बताऊंगा आगे। अब ट्रांसफर्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी देखते हैं। आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो क्लासीफाई कर दिया कोई प्रॉपर्टी को, अब आगे चल के आपका इंटेंशन नहीं रहता है रेंटल्स के लिए, लेकिन आप उसको अपने बिजनेस में यूज करते हो या आप उसको बेचना चाहते हो अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो देन इट विल बी रिक्लासिफाइड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और इन्वेंट्री। और उसकी कॉस्ट क्या होगी, कैरिंग अमाउंट, जो बैलेंस शीट में दिखती है वही आपको कैरिंग अमाउंट लेना है फॉर इंड AS 16 और ऑल्सो एज पर इंड AS 2। खाली रिक्लासिफिकेशन करना है आपको, बस कैरिंग अमाउंट जो बैलेंस शीट में दिख रही है आपको वो रिक्लासिफाई करके ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में लेके आना है या इन्वेंट्री में लेके आना है। अब ट्रांसफर्स टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अब ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गया। पहले मैं बिजनेस के लिए यूज करता था, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए यूज करता था, या तो मेरी इन्वेंट्री थी फॉर एग्जाम्पल, तो फिर अब मेरे को रेंटल्स पे देना है उसको, तो अब वो मेरी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गई। तो अब उसको कैसे मेजर करेंगे, तो बस जो कैरिंग अमाउंट जो अभी दिख रहा है तो उसको रिक्लासिफाई करके ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी या इन्वेंट्री में से लेके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लेके जाना है। बस कैरिंग अमाउंट वही रहेगी जो पहले दिख रही थी। डिस्पोजल, अब उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डी रिकॉग्नाइज कब करना है बैलेंस शीट से, तो जब डिस्पोज होगा या परमानेंटली विड्रॉन फ्रॉम यूज रहेगा वो प्रॉपर्टी, या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं आने वाला उसका प्रॉपर्टी से, तब उसको डी रिकॉग्नाइज करना है बैलेंस शीट से। और गेन और लॉस जो भी होगा फ्रॉम डी रिकॉग्निशन इट विल बी टेकन टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। डिस्क्लोजर्स, बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको डिस्क्लोजर्स में बताना चाहूंगा, ये वाली फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब मैंने बोला था कि कॉस्ट पे ही मेजर करना है बैलेंस शीट में, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट पे ही हम मेजर करते हैं, लेकिन जो उसकी फेयर वैल्यू होती है वो हमें नोट्स पे डिस्क्लोज करनी होती है। और अगर फेयर वैल्यू आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो तो आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि व्हाई इट कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड। और दूसरा है कि
मेथड्स एंड अजम्पशंस यूज टू डिटरमाइन फेयर वैल्यू। आपको अजम्पशंस भी देना है नोट्स में कि आप क्या अजम्पशन यूज कर रहे हो, क्या मेथड यूज कर रहे हो टू डिटरमाइन फेयर वैल्यू। आप क्यों उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लासीफाई कर रहे हो। कोई पोर्शन है, 4-5 पोर्शन है, फिर भी आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लासीफाई कर रहे हो या ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्लासीफाई कर रहे हो, तो आपको वो नोट्स में बताना पड़ेगा कि वाई यू हैव क्लासिफाइड इट एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अब आपको ये भी डिस्क्लोज करना है कि what will be the what is the rental income included in profit and loss with respect to investment properties, या direct operating expenses क्या है with respect to rented property। if it is for capital appreciation तो आपको direct operating expenses क्या है उसके related वो भी आपको disclose करना है। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आपने डाला हुआ है उसके रिलेटेड, तो वो आपको नोट्स में डिस्क्लोज करना है, ठीक है। अभी डेप्रिसिएशन मेथड क्या है, यूजफुल लाइफ और डेप्रिसिएशन रेट्स क्या यूज किया, वो सब बताना है आपको, बस इतना ही है। और मेथड्स और हाँ, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल को बुलाया था या एक्सपीरियंस वैल्यूअर्स के थ्रू डिटरमाइन किया था फेयर वैल्यू, तो कितना इन्वॉल्वमेंट है उनका वो डिस्क्लोज करना है। बस दैट्स ऑल फॉर मी फॉर इंडिया 40। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।